Okay, welcome to IGNOU Pathways. Today we discuss the complete important questions of MPS 002. MPS 001 के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां जाकर आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे, जिसमें MHI 1, MHI 2, MHI 3 का अपलोड किया जा चुका है। और पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनके एमपीएस 1 का क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग एमपीएस 002 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं वो सारे 15 के 15 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस सेक्शन में अगर अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं तो आज इस पेपर को आप देखेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याओं के बारे में चर्चा की गई कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक देश के साथ दूसरे देश के साथ कैसा होता है, इसमें कौन कौन से लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उनके सिद्धांत क्या होते हैं और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उसको भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो समस्या है उसका निराकरण कैसे किया जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आइए एमपीएस 002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज इस कड़ी को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इग्नू पाथवेज को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न अगर आप देखते हैं कि वैश्विक राजनीति की शीत युद्ध के पश्चात चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आपको दिख रहा होगा एक नया टर्म यूज किया गया है, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक ऐसा माहौल है जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद साम्राज्यवादी नीतियों का हमने खंडन किया, निराकरण करने के बाद हमारा देश आजाद हो गया। तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं या चर्चा हमने हिस्ट्री के पेपर में भी किया है कि हम लोगों ने इस पूरे 200 साल के दरमियान दो विश्व युद्ध को देखा है। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जो इसकी शुरुआत 1939 में हुआ। तो इन दो विश्व युद्ध के जो परिणाम निकले, उस परिणाम में दो महादेश सामने आए। पहला महादेश जो है वो है अमेरिका और दूसरा महादेश जो है वो है रशिया। तो इन दोनों देशों के बीच जो है वो निशस्त्रीकरण के पीछे इतनी ज्यादा होड़ लगी हुई थी कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शस्त्र इकट्ठा कर सकता है, परमाणु शस्त्र अपने पास रख सकता है। और इन दो देशों के बीच में एक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। दबाव किस तरह का दबाव कि हमें साम्राज्यवादी नीतियों के साथ आगे बढ़ना है और एक देश दूसरे देश पे, जैसे इंग्लैंड दूसरे देश पे कब्जा कर लिया, ये लोग भी ब्रिटेन की तरह कब्जा जमाना चाहते थे। आपस में लड़ाई तो नहीं लड़ते थे, पर लड़ाई होने की एक प्रबल संभावना बन गई थी। यानी लोगों को ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो इसलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। यानी लड़ाई हो नहीं रही है, लेकिन लड़ाई होने की पूरी संभावना बना दी गई है। तो इस शीत युद्ध में हम दो ही देशों को ज्यादातर देखते हैं, यानी ऐसे लोग जो अमेरिका की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग जो रशिया की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे। तो इस शीत युद्ध का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन सारे चीजों के बारे में इस प्रश्न में आपको डिस्कस एग्जामिनेशन में करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी शक्ति की बदलती हुई प्रकृति की चर्चा करें। तो आप जैसे कि जानते हैं कि पहला धुरी जो है, पहला जो खंड है वो अमेरिकी शक्ति का है। तो अमेरिकी की शक्ति जब बढ़ रही थी, जब अमेरिका अपने पूरे शबाब में था, तो उसकी शक्तियों का क्या हुआ, उसकी शक्तियों का क्या प्रभाव हुआ, उसकी शक्ति जब धीरे धीरे बदलती चली गई। यानी रशिया के विघटन से पहले की कहानी क्या थी, रशिया के विघटन हो जाने के बाद की कहानी क्या थी, कैसे कैसे अमेरिका की सारी प्रकृति चेंज होती चली गई, उसका देशों के साथ संबंध कैसा होने लगा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस प्रश्न में आपको चर्चा करना। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, फिर शीत युद्ध। अब देखिए शीत युद्ध प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इससे आपको एक चीज समझ लेना चाहिए कि इस पेपर में अगर आप शीत युद्ध को पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आएंगे या हम जो आपको बता रहे हैं वो सारे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला प्रश्न फिर शीत युद्ध से है कि शीत युद्ध के उपरांत क्षेत्रीय आर्थिक समूह के गठन की संक्षिप्त व्याख्या करिए। यानी इसके लिए जो आर्थिक समूह बना, यानी अमेरिका और रशिया किस तरह से अपना आर्थिक समूह बनाकर अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, इसके बारे में हम लोग इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन में जब भी हम लिखेंगे तो जो मेन टॉपिक्स होता है उस प्रश्न के टॉपिक्स को पकड़कर आप उसको चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस सेक्शन में है
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका को समझाइए। यानी जब एक देश दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, उनके जो विज्ञान है, जो साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आज हम जैसे आपको ये वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी आई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उस जमाने में टेक्नोलॉजी आना मतलब एक चमत्कार समझा जाता था। ठीक है, चलिए, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न संख्या 5, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी और नव उदारवादी विद्वानों के विश्व दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे और जो नव उदारवादी विचारधारा के लोग आए, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनकी विचारधारा में क्या अंतर है, इसके बारे में इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है। ये सारा प्रश्न जो है, इस सारे प्रश्न के जो उत्तर है, जैसा कि हम ऑलरेडी हर वीडियो में आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनको हमने पीडीएफ प्रदान भी करवाया है। तो अगर आप भी इस सारे प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं, किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे जिससे आपको पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से अच्छे अंक आए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के आंसर्स उसमें उचित शब्दों में लिखे होंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप आसानी से अच्छे अंक इस वीडियो में आप ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा करिए। हमने पिछले जो वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हुए या हिस्ट्री के भी जो वीडियोस है, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में हम बता चुके हैं, तो ज्यादा कुछ इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है और आप आगे देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न संख्या 7 क्या है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियां और विफलताओं की परिचर्चा के लिए। अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र को जानने से पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत, इसकी आधारशिला कहां से रखी। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 2 विश्व युद्ध होने के बाद एक ऐसे संगठन की नींव रखने की बात की गई जो विश्व में शांति बनाए रखा जा सके। क्योंकि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जब युद्ध समाप्त होने की कगार पे था, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराया। एक है हिरोशिमा, दूसरा है नागासाकी। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जो एटम बम गिराया गया, उस परमाणु का जो प्रभाव हुआ वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट हुआ पूरे विश्व में कि सभी लोगों को यह रहने लगा कि एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो विश्व में शांति बनाए रख सके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बना वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हुआ, लेकिन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो पहला संगठन बना वो भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन वह सफल ना हो पाने के बाद 1945 में अक्टूबर के महीने में जो संगठन बनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम जानते हैं, उनका क्या मोटिव था। पहला मोटिव तो उनका यह था कि पूरे विश्व में शांति सुरक्षा होनी चाहिए और कोई देश किसी दूसरे देश पे परमाणु हथियार से हमला ना करे, पूरे देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे। इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपनी उपलब्धियां गिनवाई है उसके बारे में ही आपको इस प्रश्न में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए और अंतरराष्ट्रीय संबंध पर इसके प्रभाव को समझाइए। तो वैश्वीकरण के बारे में आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विकास तथा पर्यावरण की समस्याओं के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न काफी बार बार पूछा जाता है और ये एक आसान प्रश्न भी है। अगला है, उत्तर आधुनिकवाद के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। यानी उत्तर आधुनिकवाद यानी आधुनिक विचारधारा के लोग जो होते हैं, जो 1945 के बाद जो लोग आए राजनीति में, उनकी क्या विचारधारा है, वो लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मानव सुरक्षा एजेंडा को लेकर किस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की कल्पना की गई। यानी अगर आप संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियों को पढ़ लेते हैं तो उसके पढ़ने के आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि मानव सुरक्षा एजेंडा को लेकर किस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। यानी आप पूरे विश्व में मनुष्य को कैसे सुरक्षित रखेंगे, यानी आज जो मानव है अपने आप को सुरक्षित कैसे समझेगा, कहीं उसे वो डर भाव समाज में तो नहीं है कि कल को कोई देश हमारे देश पर हमला कर दे, हमारा शांति जो है वो भंग हो जाए। तो मानव सुरक्षा को बचाने के लिए किन मापदंडों का हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में प्रश्न संख्या 11 पर आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां पढ़ ली,
अगर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं पढ़ ली तो आप आराम से प्रश्न संख्या 11 को भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस प्रश्न में बताए गए हैं, इसीलिए आपको हमारा वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे वीडियो में जो ये प्रश्न दिया जाता है उसमें बहुत कोरिलेशन होता है। यानी आप एक टॉपिक से जो 2-4 प्रश्न आप बना सकते हैं, तो आपको टॉपिक्स पढ़कर जाना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए शीत युद्ध, ऑलरेडी आप देखिए हमारे इस वीडियो में शीत युद्ध से रिलेटेड 4 प्रश्न है। अब उन 4 प्रश्न को शीत युद्ध से पूछा गया, पर एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। तो यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इस एमपीएस 002 का शीत युद्ध है, तो यानी शीत युद्ध को अगर आप पढ़ लेते हैं तो शीत युद्ध से रिलेटेड आपको 4 प्रश्न हो गए। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां पढ़ लेते हैं, वो किस समय बना, उसकी क्या उपलब्धियां थी, उसको बनाने में किन लोगों का योगदान है, क्या क्या कारण रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना पड़ा, अगर ये सारा आप डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो 2-3 प्रश्न वहां से हो गए। लिखना आपको 5 ही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो 10 नंबर का आता है, उसमें आप देखिए फिर से शीत युद्ध आ रहा। अब आपको एक सोचने वाली बात है कि सर बार बार आप शीत युद्ध का चर्चा कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि शीत युद्ध से संबंधित एक भी लॉन्ग प्रश्न नहीं आए, लेकिन आप जब संक्षिप्त विवरण में आएंगे तो शॉर्ट में आपको शीत युद्ध देखने को मिलेगा। तो यानी आप शीत युद्ध को पढ़ लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग प्रश्न में आए चाहे शॉर्ट प्रश्न में आए, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, बदलती हुई विश्व व्यवस्था। अब देखिए ये 4 अलग अलग टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, पर ये 4 अलग टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक के 4 पार्ट है। यानी आप संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप 10, 20, 30, 40 नंबर यहां से आपका उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सारे प्रश्न को देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई रिलेटेड है। तो इस टॉपिक का नाम ही है अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं। यानी इस एमपीएस 002 के ये जो 15 प्रश्न हमने आपको कराए हैं, ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 15 प्रश्न के सारा उत्तर देखना चाहते हैं तो पीडीएफ में आपको उपलब्ध कराया गया है। आप वहां जाकर जो ये संपर्क सूत्र आपको दिया गया है 8797079896 7870452526, इस पर आप संपर्क करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और आप आसानी से इग्नू पाथवेज द्वारा अपलोड किए गए इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। धन्यवाद।